हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है जिसका नाम है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, उसकी राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और जो भी रेगुलेटिंग एक्ट, अधिनियम, अनुसूचियाँ, अधिकार, कर्तव्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी चीज़ें होती है संविधान के अंदर, उन सब का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला अध्याय, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसमें संविधान किसे कहते हैं, संविधान के क्या उद्देश्य हैं और भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ है, और इसमें हम एक्ट और अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट अध्याय हमारा यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। संविधान को क्या कहा गया? संवैधानिक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और संविधान के अनुसार ही किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश या राज्य का संचालन संविधान, वहाँ के संविधान के अनुसार ही होता है। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। संविधान से क्या पता चलता है हमें कि सरकार के विभिन्न, जो सरकार है उसके विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य कर रही है और उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध और सरकार के पास क्या शक्ति है, इनके बीच संतुलन का हम अध्ययन करते हैं। संविधान सरकार के जनता के संबंधों का भी निर्धारण करती है। संविधान जो क्या है, सरकार और जनता के मध्य संबंधों का भी निर्धारण करती है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। किसी भी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। जैसे फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक विकास को पार्ट में डिवाइड किया गया है। भारत का संवैधानिक विकास को पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये सभी एक्ट आते हैं और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये सारे अधिनियम हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल के बारे में, पहला गवर्नर जनरल क्या है और उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, ये सभी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद अब आएगा हमारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। ये सारे जितने भी अधिनियम, परिषद वगैरह हैं जो हम
रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पढ़ेंगे, ये एक्ट के बाद ही पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ। संविधान को देश की आधारभूत विधि फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है, जो जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। संविधान संबंध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो देश के नागरिक हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। तो नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है हमारा संविधान, और उनके कर्तव्य, जो उनके कर्तव्य हैं, उनको भी परिभाषित करता है। भारत का संवैधानिक विकास। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा भारत का संवैधानिक विकास। अब तक हमने संविधान के बारे में चर्चा की थी। अब भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह एक क्रमिक विकास का परिणाम है, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा धीमी गति से हुआ। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त किया गया है, जैसा कि हमने ऊपर सारणी में पढ़ा था कि पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, दूसरा है ब्रिटेन की सरकार, जिसे हम क्राउन कहते हैं, के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। जो ब्रिटिश थे हमारे भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तब महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही भारत में कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिस समय तक 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन के संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करी। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, इस अधिनियम के माध्यम से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में ईस्ट कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश की गई और 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। किसके समय पर दी गई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति। कौन सी समिति? गोपनीय समिति। पूछ लिया जाता है कौन सी समिति है, तो गोपनीय समिति। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं दो संस्थाएं? फर्स्ट है निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सेकंड है हितधारकों का मंडल, कोर्ट ऑफ प्रायोरिटीज। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा
एग्जाम में पूछा गया है। कौन से एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे पहले गवर्नर जनरल? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। अब क्या है इसके द्वारा मद्रास के, बंबई के, बंगाल के गवर्नर अधीन हो गए, जबकि पहले हर अलग सभी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे वो एक दूसरे से स्वतंत्र थे, अलग अलग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सर एलिजा इम्पे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो कौन से एक्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ? कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके तहत क्या है, कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनको खुद का व्यापार, निजी व्यापार मतलब खुद का व्यापार करने और जो भी भारतीय लोग से उनसे उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अनेक राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिकों, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ये सभी हमने किसमें पढ़ा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम पढ़ेंगे अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके माध्यम से व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्य को क्या है, अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप को कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। कितने? 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। नियंत्रण मंडल कितने? 6 सदस्यीय, जिसको 3 भागों में बांटा गया। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा राज्य सचिव और 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसिल के। इन सभी की नियुक्ति एक पदच्युत का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति है 1858। यह स्थिति 1858 तक बनी रही।
गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का महत्व है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, आज हमारा पहला अध्याय है जो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम यही वीडियो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इस वीडियो में 1786 का अधिनियम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 1786 का एक्ट।